everyone. I welcome you all in the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज़ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। टाइम फ्रेम। The study of history has long been carried under 3 different labels or periods: ancient, medieval and modern in various parts of the world। यानी कि जो हिस्ट्री की स्टडीज़ होती हैं उसको 3 पीरियड में यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है: एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। इट इज़ कॉल्ड द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन करना, इसको 3 भागों में बांटना। Each period covers several centuries and has its own distinctive features. Developments during the same period may also vary in different parts of the world. This may be due to existing situation and religion variations. Therefore, these historical developments need to be studied separately. यहाँ आपको बताया गया है कि हर पीरियड का अपना अपना अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। और ये जो पीरियड है ये बहुत सेंचुरीज़ का बनता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सी सेंचुरीज़, बहुत से साल आते हैं। अब इनके जो होते हैं वेरिएशंस वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस टाइम की सिचुएशंस क्या होंगी, उस टाइम के जो धार्मिक वेरिएशंस होती हैं वो क्या होंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो इन सब को जानने के लिए हमें हर पीरियड को अलग अलग से स्टडी करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि 800 AD से पहले की चीज़ें वो BC आती हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और 800 यानी कि 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है ये आपका मिडिवल पीरियड कहलाता है, ठीक है। द मिडिवल पीरियड इज़ द पीरियड दैट फॉल्स बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड, यानी कि एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के जो बीच का पीरियड था, यानी कि टाइम था, वो आपका मिडिवल पीरियड कहलाता है। इन इंडिया द मिडिवल पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द टाइम पीरियड फ्रॉम द 80th यानी कि 800 टू द 18th यानी कि 1800 AD तक, यहाँ तक आपका मिडिवल पीरियड कहलाता है। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 1300 शताब्दी से पहले वाला 800 तक वो आता है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड, और 1300 शताब्दी से लेके 1800 शताब्दी तक जो आपका पीरियड आता है वो आता है आपका लेटर मिडिवल पीरियड, ठीक है। Broadly speaking, the period from the 80th and the 18th century of Indian history witnessed considerable changes. अगर आप कहें जाएं तो इस पीरियड में, इस मिडिवल पीरियड के दौरान बहुत सी इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस आए, उन्होंने बहुत से चेंजेस देखे हैं। इन द अर्ली, पहले मिडिवल पीरियड में क्या आते थे, द पालाज आए, पराथिराज आए, रक्षाकूटाज आए, चोलाज आए, अर्ली राजपूतों ने इंडिया में रूल किया, बहुत से ऐसे लोग आए। इन द लेटरल मिडिवल पीरियड्स में कौन आए, तुर्काद आए, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद भी बहुत सारे रीजनल किंगडम्स आए, मुगलों ने यहाँ पे डोमिनेट किया। ऐसे ही बहुत से चेंजेस हमारी इंडियन हिस्ट्री में आए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड। अब इस पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे। ड्यूरिंग 1000 years of societies of the subcontinent were transferred and economics in several regions reached a level of prosperity. The changes were somehow distinct from the earlier phase. अब changes किस किस में आए। Sufficient historical material is available as compared to the ancient period. मतलब कि जैसे कि एंशियंट पीरियड में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस टाइम इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें कलेक्ट करके नहीं रखते थे, कोई भी मटेरियल नहीं होते थे जिससे हमें पता चलता कि पहले एंशियंट पीरियड में क्या क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे। लेकिन मिडिवल पीरियड में इतने चेंजेस आए कि लोगों ने बहुत से उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स लिखी, जिससे हमें ये पता चला कि उस दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग आए, उन्होंने कितनी देर तक शासन किया और बहुत कुछ। द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इसी दौरान में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526 AD, और इसी दौरान बाबर यानी कि एक मुगल एम्पायर था, उसका भी शासन शुरू हुआ था।
1526 एडी में। द राइज ऑफ द मराठाज एंड द सिख्स, उसके बाद मराठाज भी आए, सिख भी आए। इकोनॉमिक prosperity attracted European countries to establish trade relations with India। और इसी दौरान हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी इतनी अच्छी हो गई थी कि जो यूरोप कंट्रीज़ के ट्रेड थे वो भी हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम्स इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि बहुत से ऐसे देश थे, उनका राज्य था जिनको इंडिपेंडेंस भी मिली थी, यानी कि ईस्ट में भी और जो हमारे सेंट्रल इंडिया के भी या साउथन थे उनके राज्यों को भी, बहुत से राज्यों को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस। वो अलग हुए थे और उन्होंने अपना एक राज्य बनाया था। नेक्स्ट हम जाते हैं टर्म यूज्ड फॉर इंडियन सब कंटिनेंट। द इंडियन सब कंटिनेंट। अब सब कंटिनेंट सबसे पहले मैं बता दूं होता क्या, आपको तो पता है कंटिनेंट क्या होते हैं, एक लैंड मास होता है। अब सब कंटिनेंट्स उस देश को बोला जाता है जो अपने बलबूते पर, मतलब उसके पास इतनी सब चीज़ें होती हैं कि वो एक कंटिनेंट का रूप ले सके। तो वैसे ही इंडिया भी एक क्या है, सब कंटिनेंट है। द सब कंटिनेंट हैज़ बीन डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल यूनिट। अब इसकी अपनी अपनी जोग्राफी थी, यानी कि अपने शेप, हिल्स के शेप हो गए, रिवर्स वगैरह सब कुछ। इट कंप्राइजेज ऑफ 6 अदर कंट्री। हमारे इंडिया में ही पहले 6 और आज जो कंट्रीज हुई हैं वो भी थी। वो कौन कौन सी थी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये पहले इंडिया के साथ ही जुड़े हुए थे। India has been referred to by various names during different periods of history, from आर्यवर्ता to भारतवर्षम to हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया को अलग अलग नाम से बुलाया गया था। पहले आर्यवर्ता, फिर उसके बाद भारतवर्षम, फिर उसके बाद हिंदुस्तान। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अभी जो हिंदुस्तान नाम है इसका मीनिंग जो था मिडिवल पीरियड में वो सेम नहीं था, मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं रिप्रेजेंट किया जाता था। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड। जो मुगल पीरियड और सल्तनत के टाइम में, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे, वो इनको जो इंडियन डोमिनेंट, जो हिंदुस्तानी लोग थे जो उनके अंडर आते थे, वो उनको ये नाम कह के बुलाते थे एज हिंदुस्तान। वो उनके लिए ये शब्द का प्रयोग करते थे। इन द अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कंटिनेंट। और बाबर ने ये हिंदुस्तान टर्म क्या यूज़ किया था अर्ली 16th में? हिंदुस्तान टर्म उसने यूज़ किया था यहाँ की जोग्राफी को बताने के लिए, इसका कल्चर, जो पेड़ पौधे यहाँ पे हैं उनको दिखाने के लिए वो हिंदुस्तान शब्द का यूज़ करता था। और इन द 19th सेंचुरी हिंदुस्तान इज़ यूज्ड इन इंग्लिश। अब इंग्लिश लोग जो अंग्रेज थे वो उसको कैसे रेफर करते थे? नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न रीजन था इंडिया का, यानी कि इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा के बीच का और बिटवीन द हिमालय और विंध्या, इनके बीच का जितना भी एरिया था वो उन सब के लिए इंग्लिशमैन उनको हिंदुस्तान बुलाते थे। हैंस द टर्म हिंदुस्तानी वॉज यूज्ड फॉर द उर्दू लैंग्वेज। और वहाँ के लोगों को फिर हिंदुस्तानी बोला गया हिंदी और उर्दू की लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में। इन संस्कृत लिटरेचर, अब संस्कृत में द कंट्री इज ऑफन कॉल्ड भारत। हमारी कंट्री को किस नाम से पुकारा गया? भारत से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज बोथ दीज नेम्स टू डिस्क्राइब अवर कंट्री। अब यही जो नाम थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इन सब नामों का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि ये टर्म भी यूज़ किया है कि इंडिया यानी कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। द रिपब्लिक इंडिया इज़ कॉल्ड भारत। हमारे रिपब्लिक इंडिया यानी कि जो आज़ाद देश था इंडिया, उसको भारत कहा गया। और हिंदुस्तान इज़ मोस्टली यूज्ड इन द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। और हिंदुस्तान वाला जो टर्म है हमारी इंडिया के लिए, वो जब हिस्ट्री की चीज़ें बताती जाती थी या लिखवाई जाती थी, सिर्फ उसी में इस्तेमाल किया जाता था। टुडे these 3 terms are used interchangeably to refer the political and national entity that is identified as India। यानी कि आजकल हमारी जो भी ये 3 नाम हैं, कौन से 3 नाम? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। ये अलग अलग टाइम पे नेशनैलिटी की चीज़ों को बताने के लिए या इंडिया के बारे में बताने के लिए इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। अब जियोग्राफी की हमारे हिस्ट्री पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था, यानी कि हमारी ज्योग्राफी जो माउंटेन रिवर फॉरेस्ट थे उनका। अ कंट्रीज ज्योग्राफी माउंटेन रिवर फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस इस हिस्ट्री, ये हमारी हिस्ट्री को भी बहुत प्रभाव डालते हैं। वी कैनॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री विदाउट नोइंग इस ज्योग्राफी। हम किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को नहीं जान सकते अगर हम उसकी ज्योग्राफी को नहीं पहचानते हैं तो। इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 5 ब्रॉड ज्योग्राफिकल डिवीजन। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इंडिया के क्या है, 5 ज्योग्राफिकल डिवीजन में इसको बांटा गया है। क्या है, एक हिमालयास, दूसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तीसरा थर्ड डेजर्ट, चौथा द डक्कन प्लेट्यूज एंड फाइनली द पेनिनसुलर कोस्ट, यानी कि हिमालय पर्वतों वाला एरिया, दूसरा प्लेन्स हो गया, तीसरा जो रेगिस्तान वाला होता है, चौथा जो हो गया प्लेट्यू जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, और तीसरा समुद्र वाला एरिया यानी कि कोस्टल एरियाज। During the medieval period, we find that the desire to control the river and the land between the two rivers such as Ganga and Yamuna or Godavari or Tungbhadra led to many wars between various powers। यानी कि लोग जो है वो रिवर के किनारे की जगह पे कब्जा पाना या फिर जो 2 रिवर्स के बीच की लैंड होती थी उस पे कब्जा पाना, जैसे गंगा जमुना के बीच की लैंड हो गई या गोदावरी और तुंगभद्रा के बीच की लैंड हो गई, उसको लेने के लिए बहुत से लोगों का इसमें वॉर होती थी, ठीक है, जंग होती थी। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड डायमंड लेड टू अ टसल इन गोलकोंडा रीजन। जो गोलकोंडा वाला एरिया था वहाँ पे गोल्ड और डायमंड पाए जाते थे और इसको भी पाने के लिए लोगों में बहुत जंग होते थे। द कंट्रोल ऑफ बोथ द कोस्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर शिपिंग। और कोस्टल एरिया पे कब्जा पाने के लिए तो वहाँ पे भी बहुत से जंग होते थे ताकि लोग शिप कर सके, इधर से उधर देशों में जा सकें, घुसपैठ कर सकें। इसलिए जो पोर्ट्स हैं सच एज सूरत, काम्बे, गोवा, कोचीन, मंसूलीपट्टनम, ये सब जगहें अट्रैक्ट करती थी बहुत से ट्रेडर्स को, जैसे कि यूरोपियंस को भी, यानी कि यूरोप वाली जितनी कंट्रीज थी वहाँ के लोगों को। मैनी पोर्ट्स वर डेवलप्ड ऑन द 2 कोस्ट्स टू ट्रेड ईदर टू साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया थे, यहाँ के जो लोगों से हम ट्रेड कर सके उसके लिए 2 जगहों के कोस्टल एरियाज पे बहुत सी ट्रेडिंग होती थी। द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन चेक्ड द ईजी मूवमेंट ऑफ द टर्क्स इनटू द दक्कन एंड साउथ। ये जो विंध्याचल रेंज और सतपुरा है ये हमारे साउथ की रेंजेस है, यहाँ को तो इसमें इतनी मूवमेंट होती थी और वहीं से जो तुर्क थे वो हमारे हिंदुस्तानों में आए थे साउथ एरिया में। द आर्मीज ऑफन नीडेड गाइडेड टू टेक दम ओवर टफ टेरेन्स, इसलिए आर्मीज को लगाया जाता था ऐसे ऐसे पहाड़ों पे। The presence of Rocky Mountain area in Rajasthan and other part of northern India led to the building of immense and fascinating forts। जो ऐसे पहाड़ थे उन पे तो मतलब कि अगर सुरक्षा के लिए बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ का किला, जैसलमेर में, जोधपुर में। They become the great defense bastions in the face of constant warfare, मतलब कि वहाँ पे तो इतने ग्रेट डिफेंस बैशन मतलब किले बनाए गए थे जहाँ से हमारी कंट्रीज को गार्ड किया जाता था। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन राजपूताना एंड गुजरात फोर्स देम टू मेक द ग्रेट बैलोज विच आर मल्टी स्टोरीड वेल। और पानी की कमी के कारण राजपूताना और गुजरात में क्या कंस्ट्रक्ट किया गया था, मल्टी स्टोरिंग कुएं का, जो बहुत ही गहरे कुएं वहाँ पे खोले जाते थे या बनाए जाते थे और उनको क्या कहते थे, बायोलीज। ये आप अभी राजस्थान में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आता है टॉपिक सोर्सेज पे। सोर्सेज यानी कि हिस्ट्री की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती थी। हिस्ट्री डिपेंड ऑन अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। सोर्सेज मटेरियल प्रोवाइड अस द रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। The medieval period has good examples of written records of history which give us a better insight into a पीरियड। अब यही जो सोर्सेज होते हैं यही हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था, मिडीवल पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसका इंसाइट हमें इन्हीं सोर्सेज से मिलता है। अब ये सोर्सेज किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी मतलब जो लिखा हुआ होता है, जैसे कि बुक्स पे लिखना,
ये सब। अब लिटरेरी सोर्सेज इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड विच इंक्रीज नोटिसेबली ड्यूरिंग द पीरियड। इसी पीरियड में लोगों ने लिखाई शुरू की थी। अर्ली राइटिंग वॉज डन, पहले के ज़माने में तो कहाँ की जाती थी, पाम लीफ, जो पाम के पत्ते होते हैं उस पर, या बर्च की जो बार्क यानी कि खाल, उसके पेड़ की जो खाल होती है उस पर लिखा जाता था। 13वीं सेंचुरी के बाद पेपर शुरू हुए और पेपरों पे लोगों ने राइटिंग करनी शुरू की और बहुत सारी बुक्स आई। सिंस देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, जो स्क्राइब्स, जो लिखने वाले लोग थे, वो कॉपी करते थे इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने हाथों से ही और उनको स्टोर करते थे। कहाँ? आर्काइव्स में। आर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपनी पुरानी जितनी भी हिस्ट्री की चीज़ें होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब छोटी छोटी किताबों पे लिखना या किसी वॉल्स पे लिखना, किसी वॉल का टुकड़ा, किसी कॉइन पे, किसी भी चीज़ों के ऊपर जो भी लिखाई की जाती है या एनग्रेव किया जाता है उनको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। These manuscript and document provide a lot of detailed information about the history. The scribe copied manuscript, they introduced small changes unknowingly, and these changes went on increasing to such an extent that the manuscript of the same text becomes substantially different from one and another. अब ये जो स्क्राइब होते थे, ये जब कॉपी करते थे तो ये क्या करते थे, ये कुछ कुछ अपनी भी चीज़ें इसमें ऐड कर देते थे, और वो अपनी मर्जी से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करते थे कि अगर आप पिछली हिस्ट्री में जाके एक ही चीज़ को अगर 2-3 अलग अलग डॉक्यूमेंट में पढ़ने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत से डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेस किस किस टाइप के होते हैं। इसमें आपकी ऑटोबायोग्राफी भी आती है, जिनको मेमोर भी कहा जाता है, या बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? अपने बारे में खुद लिखना, जैसे कि बाबर और जहांगीर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपने बारे में। और बायोग्राफी और क्रॉनिकल्स उन्हें कहते हैं जो कोई और लिखता है किसी और के बारे में। जैसे बहुत से ऑथर्स ने बहुत सी ऐसे क्रॉनिकल्स यानी कि कहानियाँ, एक्टिविटी लिखी होंगी बहुत से रूलर और उनकी डायनेस्टी के बारे में। Medieval chronicles which were written by contemporary author were either court historians or freelancers। यानी कि जो मिडिवल पीरियड की जो चीज़ें लिखी हैं या तो वो जो दरबार में लोग होते थे उन लोगों ने लिखी हैं, या तो किसी ने अपनी मर्जी से, फ्रीलांसर मतलब कोई भी अपनी मर्जी से उसने इन सब कारों की बायोग्राफी या क्रॉनिकल्स यानी कि कहानियाँ लिखी हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री क्लेमिंग टू बी ऑथेंटिक ऑफन इन्फ्लुएंस अवर जजमेंट। अब अगर हम कौन सी चीज़ सही है कि नहीं, कौन सा क्या है, ये हमेशा हमारी कंफ्यूज कर देता था, क्योंकि लोगों ने अपनी मर्जी से अपने उस इन्फ्लुएंस को देखकर अपने ओपिनियन के हिसाब से उन चीज़ों को लिखा है। उन्होंने उसमें अपनी मर्जी से बहुत सी चेंजेस की हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल्हाना इन द 12th सेंचुरी रोड राज तरंगिनी। अब जो कल्हाना था उसने कश्मीर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिनी। और वैसे ही कुमारपाल चरिता किसने लिखी है? शिमेंद्रा ने। और पृथ्वीराज रासो चंद बद्राई ने। ये सारी चीज़ें भी मिडिवल एज में बुकें इन लोगों ने लिखी थी। अब इनमें भी कितने चेंजेस हैं, क्या सही है क्या गलत, ये आप एक्चुअल में नहीं बता सकते हैं। इस इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क का मतलब होता है वही लिखा जाना पर उसमें बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करना, बहुत ही उसको फैला के हर चीज़ उसमें बतानी। जैसे कि कौन कौन सी बुक थी, ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई थी तुज़क आई बाबरी ने, यानी कि बाबर ने अपने बारे में, आईना अकबरी ने यानी कि अकबर ने जो आईना अकबरी लिखा था, या तुज़क आई जहांगीर ने लिखा था। ये जितनी भी ऑटोबायोग्राफी थी इनमें बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग भी बनाई गई थी जिन्हें क्या कहा जाता, मिनिएचर पेंटिंग यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स। और ये हमें ये भी बताते थे कि उस टाइम में आर्ट और पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ था। तब ज़माने में लोग आर्ट और पेंटिंग भी करते थे। इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स, अब उस दौरान जो बाहर के हमारे विदेशी लोग आते थे उनके बारे में बताया गया। Some of the important account of medieval Indian are provided by visiting foreign। अब बहुत से हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें फ़ॉरेन से भी मिली। जब फ़ॉरेन से लोग यहाँ आते थे इंडिया में, वो घूमते थे, अपना एक्सपीरियंस जो है, जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने यहाँ पे फील किया, वो सब वो एक बुक में लिखते थे। और उन बुक से भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।
Islamic account. Travelers from abroad give us interesting information regarding the political, social and economic condition in medieval India. Al-Biruni's account of India during Sultan Muhammad Ghazni's conquest in his Kitab-ul-Hind. जब अल-बहरूनी इंडिया में आया था तब किसका शासन था? सुल्तान मोहम्मद गजनी का, और उस दौरान उसने जो जो एक्सपीरियंस किया वो उसने अपनी किताब-उल-हिंद में लिखा। ठीक है। दूसरा, मार्क पोलो पासिस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया ऑन हिज वे फ्रॉम चाइना टू पर्शिया। जब मार्क पोलो चाइना से पर्शिया जा रहा था तब भी उसने इंडिया की बहुत सारी चीज़ों पे यानी कि साउथ साइड से वो घूम के गया था, तो वहाँ पे भी जब उसने जो घूमा वो भी उसने अपनी किताब में शेयर किया। द बेस्ट नॉन फॉरनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्री मुगल पीरियड, यानी कि मुगल पीरियड के पहले के जिन लोगों ने इंडिया में आए थे फॉरनर, वो कौन कौन से हैं? मॉर्कोनन, इब्न बतूता, एक इटालियन, निकोलो कॉन्ती हु विजिटेड विजयनगर अराउंड 1294 AD, a Persian Akbar Razak who was the ambassador of Shahrukh and Samarkand at the court of Zamorin of Kolgat, visited the Vijayanagar kingdom, ये भी विजयनगर में आया था। एक रशियन था निकितिन हु विजिटेड साउथ इंडिया में आया था, वो 1470 शताब्दी में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 16th सेंचुरी के बाद द यूरोपियन ट्रैवलर भी इंडिया में आए और उन्होंने भी बहुत सी नॉलेजफुल हमें चीज़ें बताई हमारी हिस्ट्री के बारे में। वो कौन कौन से थे? लाइक बारबोसा, राल्फिच, रॉय, तावर्नियर, बर्नियर और मनुची, ये सब थे। इन्होंने बताया वहाँ के पीपल के कंडीशन के बारे में, जहाँ पे किस किस जगह से कहाँ कहाँ ट्रेड होती थी, कौन कौन से कोर्ट में कौन से राजा और उनके कोर्टियर्स होते थे, सबके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी इंसाइट अपनी बुक में लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें से बहुत से चीज़ों का पता चलता है। ये तो थे हमारे लिटरली सोर्सेस। अब बारी आती है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? आर्कोलॉजी इज द स्पेशलाइज्ड साइंस डीलिंग विद द मटेरियल्स रिमेन्स टू पोस्ट सिविलाइजेशन, यानी कि हमारे यहाँ इतनी सिविलाइजेशन, इतना सब कुछ आने से पहले जो चीज़ें थी, यानी कि वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, कौन कौन सी बिल्डिंगें बनाई गई थी, कौन सी पोट्री मतलब बर्तन वगैरह, वेपन कौन से होते थे, गहने कौन से लोग होते थे, ये सारी जितनी भी एंटीक चीज़ें थी पहले के ज़माने में, वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं। उसमें आ जाता है सबसे पहले आपका कॉइन्स, यानी कि तब के ज़माने में कॉइन कौन से थे। अगर खुदाई की जाए और वहाँ पे पता चले तो वहाँ पे जब मुग़ल और सल्तनत का पीरियड था तब के ज़माने की इकनॉमी के बारे में पता चलता है। द कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हैव रिवील्ड मच अबाउट हिज रेन एंड किंगडम। जो कॉइन था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो उसके शासन के बारे में बहुत कुछ बताता है। द कॉइन्स ऑफ प्रोविंशियल रूलर, जैसे कि बंगाल का समझ लीजिए, उनके ऊपर तो उनकी डेट और बहुत से मार्किंग भी किए हुए थे। उनसे भी हमें बहुत सी वैल्यूएबल रिसोर्सेज का पता चलता है उस टाइम के बारे में। सेकंड आता है एपिग्राफिक सोर्सेज। एपिग्राफिक सोर्सेज किसे कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि वही किसी भी चीज़ के ऊपर खोद खाद की कोई चीज़ें, जैसे कि वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, किसी बर्तनों के ऊपर कोई चीज़ इंस्क्रिप्ट करके लिखना, उसे कहते हैं। तो प्री मुग़ल यानी कि मुग़ल शासक के पहले के ज़माने में ये भी बहुत था, जैसे बंगाल सुल्तान का शमसुद्दीन फ़िरोज़, अलाउद्दीन फ़िरोज़, निज़ाम शाही किंग, इन लोगों के टाइम में बहुत से इंस्क्रिप्शन स्टडी हुए हैं। द बंगाल सल्तनत स्पेशली फ्रॉम द 14th and 16th centuries has been understood solely on the basis of epigraphic sources। यानी कि ये बंगाल सल्तनत के बारे में तो हमें इसी के बारे में, जो इसका 1400 से लेके 1600 शताब्दी का इसका जो रीन था, इसका शासन था, इसके बारे में तो हमें सिर्फ एपिग्राफिक सोर्सेज से ही पता चला है, यानी कि इसके इंस्क्रिप्शंस ही मिले थे। तो इन्हीं में ही हमारी जो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ होती है, राजा रानी, इन सब के बारे में भी बहुत सी चीज़ें एपिग्राफिक सोर्सेज से ही मिली जाती हैं।
नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेनर्स। अगर फॉरेनर्स के साथ कॉन्टैक्ट हो, उन्होंने जो बुक लिखी है उनसे भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ड्यूरिंग 700 to 750 AD यानी कि वही मिडिवल पीरियड में अ नंबर ऑफ पीपल सच एज अरब, तुर्क, मंगोल, चाइना, यूरोपियन, ये बहुत हमारे कंटिनेंट में आए थे, हमारी वेल्थ से अट्रैक्ट हो गए। इन्हीं सच पॉलिटिकल लोगों से का ग्रुप जो है, उन्होंने ही क्या, मुस्लिम इन्वेडर आए थे जो मुसलमान थे, लाइक मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। और फिर उनके बाद तुर्क भी आए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई। दिल्ली सल्तनत के बाद लोग सेंट्रल एशिया से, फिर लोगों ने मुगल आया, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। तो यही जो ग्रुप थे, इनके बाद फिर कौन से रिलीजनल आए, फिर सिख, मराठा, ओम, जट, कयस्थास, ये सारे इस पीरियड में इन लोगों ने अपना शासन किया। और इसी मिडिवल पीरियड के दौरान इसके हमें पता चला इनके बारे में। रिलीजन ट्रेडिशन, अब रिलीजन हिस्ट्री में कैसे चेंज हुआ। रिलीजन प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द मिडिवल इंडियन सोसाइटी। इन दिस पीरियड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन ट्रेडिशंस आर इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज़म। सबसे पहले तो हिंदुज़म ही था, उसके बाद बहुत से ऐसे रिलीजन चेंजेस आए। कैसे, जो जितने भी राजा थे हिंदू वाले, उन लोगों ने टेम्पल बनाने की एक्टिविटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। और दूसरा, जितने भी रूलर थे उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी शरण में रखा और उनको टैक्स फ्री लैंड भी दी अपना काम करने से, जिसकी वजह से क्या हुआ, द ब्राह्मण बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल। जितने भी ब्राह्मण थे वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वेल्दी हो गए। दे यूज देयर पावर, उन्होंने अपना पावर का यूज़ कैसे किया, रिलीजन बनाने में, कास्ट बनाने में। उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ही रिजिड तरीके से अपनाया। एज ए चैलेंज क्या हुआ कि ब्राह्मण और किंग्स ने मिलके क्या, एकदम से ग्रुपिंग डेवलपमेंट कर दी, जिसके कारण किसका आगमन हुआ, भक्ति मूवमेंट का। लोग भक्ति मूवमेंट यानी कि पूजा पाठ करने से बहुत अट्रैक्ट हुए। और इसी दौरान अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर इन द इंडिया। इस्लाम भी आया। अब ये इस्लाम कैसे आया, जो व्यापारी और माइग्रेंट बाहर से आए थे वो इंडिया में आए और उन्होंने होली कुरान की टीचिंग दी, यानी कि होली कुरान की शिक्षा दी इंडिया में, विद द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूल किया था। उन लोगों ने इस्लाम को पॉपुलर किया इंडिया में। और अनदर ट्रेडिशन, और उसके बाद भी क्या आया एशिया में, सूफी ट्रेडिशन, यानी कि भक्ति मूवमेंट और सूफी ट्रेडिशन दोनों हमारे इंडिया में आए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें कितने हैं, और इन्हीं को समझ के हमने क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। थोड़ा इस चैप्टर की समरी आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले कॉलम में भी आपको मिल जाएगी। इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है कि मिडिवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 700 से लेकर 750 AD तक। और इसी मिडिवल पीरियड में बहुत से सोर्सेज मिले, कौन से फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, कॉइन या लिटरली सोर्सेज। अब संस्कृत में भी जो हमारी संस्कृत लिटरेचर थी उसमें हमारे इंडिया को क्या कहा जाता था, भारत। और भक्ति मूवमेंट और सूफी सेंट भी हमारे इंडिया में बहुत आए थे। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की डेफिनेशन भी दी है, आप इसे भी ज़रूर पढ़ें और लिखें। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द मिडिवल पीरियड बिगेन इन इंडिया, कब से बिगेन हुआ था, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 8th century AD से। आर्कोलॉजी इज द स्टडी, आर्कोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, म्यूजिक एंड पेंटिंग की, हिस्टोरिकल रिमेन की, कॉइन की, या ऑल ऑफ द अबो। तो इन सब की है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है हु ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया, होली कुरान कौन लेके आया था, ए ऑप्शन, द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट आर कैप्टिन, मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ रखी जाती है, म्यूजियम में, आर्काइव्स में, लाइब्रेरी में या शॉप में, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, आर्काइव्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। स्क्राइब किसे कहते थे, कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। बाबर कौन था, एक मुगल शासक था, यानी कि डी ऑप्शन। मोहम्मद गौरी कौन था, एक मुस्लिम इन्वेडर था। और मिन हजारा जी क्या है, एक क्रॉनिकल है, एक मतलब कि एक ये बुक है, बुक का नाम। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे इसका द पीरियड फ्रॉम, ये मैंने ऊपर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था, वहाँ से देख के आप इसको लिखें।
नेक्स्ट है इन संस्कृत लिटरेचर, ये भी उसी में लिखा हुआ है इसका आंसर। इंडिया को क्या कहते थे संस्कृत लिटरेचर में। नेक्स्ट है डैश वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर, यानी कि जो रूलर थे उन्होंने किसको अपना अधीन ले लिया था, लर्नड ब्राह्मण्स को, तो आप इसमें लिखेंगे लर्नड ब्राह्मण्स। नंबर 4 दिल्ली सुल्तनत वाज फाउंडेड बाय, दिल्ली सुल्तनत किसने बनाई थी, तर्कीज ने, TURKS, तर्क्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, विच कंट्रीज कंप्राइज द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट किस किस कंट्रीज़ को मिला के होता है। तो ये मैंने आपको बुक में बताया है, ये बीच में आया है इसका आंसर, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें और वहाँ से इस आंसर को लिखें। मेंशन द टाइम स्पैन ऑफ मिडिल पीरियड, ये भी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये भी आपको ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेम एनी 2 फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड, ऊपर मैंने आपको बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स का नाम बताया है, आप उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो, तो कोई भी 2 इजी नाम आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक आएगी, वहाँ आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे लॉन्ग टाइप के आंसर मिल जाएंगे। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन लिंक वो ओपन करें और वहाँ से इस आंसर्स को लिख लें। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ब्रीफली मैंने इसे समझाया है। इस अगर फिर भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद इसकी PDF फाइल को भी खुद से ज़रूर रीड करें, आपको इसकी क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।